ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं एक स्कूल के सीन को, जहाँ पर प्रोफेसर हमारे मेन लीड लीन को डांट रहे होते हैं क्योंकि लीन का ध्यान यहाँ पर उनके लेक्चर में बिल्कुल भी नहीं था। वही दूसरा यहाँ पर लीन उनसे सॉरी बोलता है। एंड एक्चुअल में यहाँ पर लीन थोड़ा सा शॉक था क्योंकि उसका रीबर्थ हुआ था। एंड रीबर्थ में यहाँ पर वो सीधा अपने स्कूल टाइम में वापस आ गया था। यहाँ पर उसकी नज़र उसके बगल वाले बेंच पर जाती है जहाँ पर शू सो रही होती है, और फिर उसे याद आता है कि किस तरीके से उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर शू की जान बचाई थी। इवन तो यहाँ पर शू की जान चली गई थी, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर लीन भी मर चुका था। पर यहाँ पर लीन को पता होता है कि सारी बात फिलहाल शू को पता होगी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ फ्यूचर में जो होने वाला है, और वो इस चीज को लेकर यहाँ पर शू को बस बचाना चाहता था। इतने में यहाँ पर शू को देखते हैं जिसकी नींद खुलती है, और उसके बगल में यहाँ पर लीन को देखकर वो रोने लग जाती है, उसे हक करने लग जाती है, कहने लग जाती है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए हो। सभी के सभी क्लास वाले यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। एंड देन यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू हमें बता रही होती है कि लीन की मौत असल में यहाँ पर उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि लीन ने यहाँ पर सू की जान को बचाया जो था। तब यहाँ पर सू लीन के मॉम डैड से इसी चीज़ को लेकर माफ़ी मांग रही थी। एंड उसने यहाँ पर उसके मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि अब वो लोग की वाइफ बनकर रहेगी, वो भी पूरा का पूरा लाइफ टाइम पोनी के साथ रहेगी, उनकी मदद करेगी और उन्हें अपनी फैमिली बनाएगी। इतने में अब वो लीन के कमरे में होती है जहाँ पर वो साफ सफाई कर रही थी, और यहाँ पर उसे लीन की एक बुक मिल जाती है जो कि उसकी पर्सनल डायरी होती है। इसमें लीन ने यहाँ पर अपने फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ लिखे हुए थे कि किस तरीके से यहाँ पर वो स्कूल टाइम में शू के बाजू में बैठा करता था, लेकिन कभी भी यहाँ पर उसे हिम्मत नहीं हुई थी शू से बातें करने की। तभी यहाँ पर सारी की सारी बातें पकड़ कर शू समझ जाती है कि उसे पसंद क्या करता था, लेकिन कभी भी यहाँ पर लीन के अंदर करेज आया ही नहीं कि यहाँ पर वो शू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। वही दूसरी ओर शू बस यही सोच रही होती है कि अगर उसे यहाँ पर मौका मिलेगा तो वो खुद यहाँ पर सामने से उसे चेज करेगी। और इन सभी चीजों के बीच में यहाँ पर वो एक बहुत ही वियर्ड जगह पर चली जाती है जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन रोशनी सिर्फ एक जगह से आ रही थी जहाँ पर उसे लीन नजर आ रहा था। और इस चीज की वजह से यहाँ पर वो अपने पास लाइफ में जा चुकी थी, यानी कि उसका भी यहाँ पर रीबर्थ हो चुका था। और हम यहाँ पर प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर सो लीन को हक की जा रही थी और सभी के सभी क्लासमेट्स उस पर हंसे जा रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर प्रोफेसर होते जो कि लीन पर चिल्ला रहे थे कि तुम सभी क्लास वालों के सामने ऐसी लड़की को हक कैसे कर सकते हो। लीन यहाँ पर उन्हें समझा रहा था कि मैंने कहा हक किया है, सो मुझे हक करिए, अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हो। तो सर कहने लग जाते कि गलती तुम्हारी है, तुम उसे अपने आप से दूर करो। तो फिर यहाँ पर लीन उसे अपने आप से दूर करता है, जिसके बाद यहाँ पर सू रोना शुरू कर देती है। तो इसका बदला भी यहाँ पर सर उसी पर डाल देते हैं। ये कहते कि देखा, तुम्हारी वजह से अब यहाँ पर सू रोने लग गई, अभी कभी क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। लेकिन तब यहाँ पर से वो जाने वाला था, बट तभी यहाँ पर शो उन सभी को रोक देती है एंड कहती है कि इसमें यहाँ पर लीन की कोई गलती नहीं है, गलती तो यहाँ पर मेरी है। प्रोफेसर कहते कि सू, हम सबको पता है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें यहाँ पर किसी और की गलती के लिए अपने ऊपर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, सभी के सभी क्लासमेट्स भी ये बात कह रहे होते हैं। सही कहा सू, उसने तुम्हें यहाँ पर बिन पूछे हक किया है। हमें तो यहाँ पर इस लड़की को स्कूल में तक नहीं रखना चाहिए। तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी ज्यादा भोली भाली और काइंड लड़की हो। इतने में यहाँ पर वो सर को समझा रही होती कि देखिए, मैं यहाँ पर नाप ले रही थी और तभी मुझे यहाँ पर एक बहुत ही डरावना सपना आया, और उड़ती मैंने यहाँ पर लीन को हक करना शुरू कर दिया। मेरी बात को मानिए, मैं यहाँ पर उसे कवर अप करने के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ बस एक सच है, और अगर आप लीन को बाहर भेजेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्रोफेसर कहते कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूँ। एंड यहाँ पर लीन को बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे ताने जरूर मारते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारी वजह से सू रोई तो ध्यान रखना, तुम्हें क्लास से क्या स्कूल के बाहर खड़ा करेंगे। वही दूसरे यहाँ पर सू लीन को देखने लग जाती कि मैंने यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में कभी लीन को नोटिस क्यों नहीं किया, ये कितना ज्यादा हैंडसम लगता है, और प्रीवियस लाइफ में से तो मेरी जान भी बचाई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं इस बार यहाँ पर इसकी जान बचा कर रहूंगी। इतने में यहाँ पर बस कंटिन्यूसली देखते हुए मन में बहुत सारी चीजें बोल रही थी। दूसरा लीन हैरान था कि सू को हो क्या गया है। सू तो पहले कभी ऐसी थी ही नहीं, वो तो मुझसे बात तक नहीं किया करती थी, और अब यहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली देख रही है। तब यहाँ पर वो बड़ा नर्वस हो जाता है और उसका पेन नीचे गिर जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वापस से लीन को सुनाना शुरू करते हैं। तब स्टूडेंट्स कहने लग जाते कि सर, हम लीन को कब से नोटिस कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली यहाँ पर सू को देखे जा रहा है।
तो फिर प्रोफेसर यहाँ पर वापस से लिन को सुनाना शुरू कर देते हैं कि लगता है तुम्हारी सीट बदलकर दूसरी बिल्डिंग में डालनी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर वो नोटबुक के अंदर लेकर उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तब वो उसे लिखती है कि नोटबुक में टेक्स्ट करके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन सोच पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि प्रोफेसर का ध्यान सुपर से ज्यादा मुझ पर है। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ मैं ही किए जा रहा हूँ। इतने में यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाता है, जहाँ पर वो तो वहीं से भाग जाता है। सो यहाँ पर हैरान हो जाती है। वो सोच रही थी कि अरे प्रीवियस लाइफ में तो इसने कहा था कि ये मुझे लाइक करता है, ये मुझे पसंद करता है, इसको मुझ पर क्रश है, लेकिन लग तो बिल्कुल नहीं रहा है। लेक्चर खत्म होते ही यहाँ से भाग गया। कम से कम मुझसे बात करने का तो ट्राई कर सकता था, बट उसे लग रहा था कि नहीं, इतना करेजियस इंसान तो है नहीं। तो लगता है लीन बहुत ही ज्यादा शाय पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं धीरे धीरे यहाँ पर उसे अपने से बात करवाना शुरू करूंगी और धीरे धीरे यहाँ पर मैं उसके बहुत क्लोज आ जाऊंगी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं हमारे सेकंड लीड को, जिसका नाम नैन्सी होता है। एंड नैन्सी की आजू बाजू उसकी चमचियां यानी कि उसकी दोस्त घुमा करती है, और उसके दोस्त यहाँ पर पूरा दिन बस नैन्सी की तारीफ ही क्या करती है। इतने में यहाँ पर उसे प्यास लग रही थी, तब वो यहाँ पर ली से सारी चीजें मांगने की सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पर सभी के अकॉर्डिंग लीन वही कुछ करता है जो कि यहाँ पर नैन्सी उसे कहती है। दूसरे में यहाँ पर लीन को देखते जो कि सोच रहा था कि कहीं यहाँ पर शो का भी तो रिपत नहीं हुआ है, क्योंकि वो बड़े वियर्डली बिहेव कर रही है। पर फिर उसे लग रहा होता है कि शायद से उसका सर चकरा रहा है इतनी सारी चीजें सोचकर। एंड इतने में यहाँ पर लीन का फ्रेंड आ जाता है, जहाँ पर वो यही बात कर रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि नैन्सी को अच्छा नहीं लगेगा अगर नैन्सी को पता चला कि क्लास में तुम और शू एक दूसरे को हक कर रहे थे। तब ली यहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर ये नैन्सी है कौन। एंड इतने में यहाँ पर नैन्सी आने लग जाती है, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि देखा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। एंड इतने में यहाँ पर नैन्सी आकर उसे अपने लिए कुछ पीने के लिए लाने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। तब यहाँ पर लिन को सारी की सारी बातें यहाँ पर नैन्सी को लेकर याद आती है कि किस तरीके से यहाँ पर नैन्सी ने सामने से उसे प्रपोज किया था। तब तो लीन को लग रहा था कि चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट कोई तो लड़की यहाँ पर उसे पसंद करती है, और धीरे धीरे यहाँ पर वो नैन्सी को लेकर बहुत अट्रैक्टिव बन चुका था। तब यहाँ पर नैन्सी के लिए वो सारी चीजें करता था जो भी यहाँ पर नैन्सी उसे कहा करती थी। बट यहाँ पर नैन्सी ने उसे कहा हुआ था कि देखो, हम दोनों एक पर्सनल प्राइवेट रिलेशनशिप में है, जिसके बारे में हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना नजर लग सकती है। और ऐसा उसने इसलिए कहा था ताकि किसी को भी पता न चले कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर खुले में वो उसे सारे काम कराती थी, वो भी स्लेव की तरह। और उसने यहाँ पर लीन को अपने साथ बस इसलिए रखा था ताकि लीन यहाँ पर उसे ब्रेकफास्ट दिलाए, लंच दिलाए, डिनर दिलाए, टॉयज दिलाए, इनडायरेक्टली उसके पर सिर्फ पैसे ही खर्चा करे। वही दूसरे यहाँ पर जब लीन उसके लिए टॉयज एंड गिफ्ट लेकर चला था अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए, तब यहाँ पर उसने नैन्सी को किसी और के साथ देख लिया था, जो कि नैन्सी का क्लासमेट था। तब यहाँ पर लीन का दिल बहुत ज्यादा टूट गया था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिन समझ जाता है कि प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी हुआ इस लाइफ में वो चीज़ मैं रिपीट होने देने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अब ये नैन्सी कैसी है मुझे बड़े अच्छे से पता है, ये सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे पास में है। इतने में यहाँ पर लीन का फ्रेंड उसके लिए बोलने लग जाता है कि देखो नैन्सी, अगर तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है, तो भगवान ने तुम्हें दोपहर दिए, जाओ जाकर कैंटीन से खुद लेकर आ जाओ। हर बार यहाँ पर लीन से अपना खुद का काम करवाने की क्या जरूरत है। तब यहाँ पर नैन्सी कह रही होती कि तुम्हें क्यों जेलस फील हो रही है, तुम्हें भी जो तो अपने दोस्त से कह दो, तुम्हारे लिए ले आएगा। ऐसे भी मैं जो कहती हूँ वो हर कुछ मेरी बातें सुनता है। दूसरे यहाँ पर नैन्सी की फ्रेंड्स भी होती है, जो कि लीन से कहने लग जाते हैं कि तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या एक बार में समझ नहीं आ रहा कि नैन्सी को यहाँ पर क्या खाने का मन कर रहा है, किस चीज की क्रेविंग हो रही है, जाओ जाकर जल्दी से यहाँ पर ले आओ। तो फिर यहाँ पर लीन कहने लग जाता है कि तुम सब क्या पागल हो। और ये सुनकर सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक यहाँ पर लीन ने नैन्सी या उसकी फ्रेंड्स के साथ में इस तरीके से बात नहीं की है। तो फिर यहाँ पर वो उनसे कहता है कि देखो, तुम्हारे पैर है, जाओ जाकर खुद लेकर आओ, आखिर मैं कि तुम्हारे लिए सामान लेकर आऊँ अगर तुम्हें खाना पीना है तो। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स बोलने लग जाते, कह रहे तुम चाहते कि नैन्सी इतना दूर चल कर जाए खुद के पैरों से, तुम्हें तो पता ही है ना कि वो कितनी सॉफ्ट और डेलिकेट लड़की है, तुम्हें चलेगा क्या अगर उसके पैरों में यहाँ पर दर्द होने लगेगा। और ऐसे भी नैन्सी तो तुम कहाँ कुछ काम करवाते हो। तो फिर यहाँ पर लीन उसके पैरों को देखने लग जाता है। एंड यहाँ पर नैन्सी कह रही होती कि देखा है ना मेरे लेग्स कितने ज्यादा क्यूट। वो कहता है कि क्यूट भी है और स्टेबल भी, जाओ जाकर खुद भाग कर लेकर आ जाओ, लेकिन मैं क्यों तुम्हारे काम करूंगा। नैन्सी यहाँ पर सोचे पड़ जाती कि इससे क्या हो गया, हमेशा तो यहाँ पर ये डॉग की तरह हमेशा मेरी बात माना करता था, लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर ये उल्टे जवाब दिए जा रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जाकर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ जाओ, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर लंच करूंगी। लीन यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि आइसक्रीम भी मैं मेरे पैसों का लाऊं, लंच भी तुम मेरे साथ मेरे पैसों का करोगी, तो फिर तुम कर क्या रही हो यहाँ पर।
तब यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते। नैन्सी बोलती कि ठीक है, एक काम करो, जाओ जाकर लेकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों को पकड़ने के लिए दूंगी। लीन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है और अपने आप को क्वेश्चन कर रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ में उसने यहाँ पर इस नैन्सी में न जाने क्या देख लिया। यहाँ पर बल्कि सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए उससे इतने सारे काम करवाए जा रही है, उसे अपना स्लेव बनाकर रख रही है। न जाने मैं कितना ज्यादा बेवकूफ था। लीन कहने लग जाता है कि देखो, मेरे पास इन बेफिजूल कामों के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे भी मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। वो जाने वाला था कि इतने में यहाँ पर वापस से वो उसे रोक लेती है एंड कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम मेरे साथ इतने जोटली क्यों बिहेव कर रहे हो। वही इतने में यहाँ पर आ जाती है शू, जो कि आते ही यहाँ पर उन दोनों को नोटिस करती है। तब यहाँ पर उसे लीन की डायरी में लिखी हुई बातें याद आती है कि किस तरीके से यहाँ पर लीन नैन्सी के लिए क्या कुछ नहीं करता था। इनफैक्ट यहाँ पर नैन्सी को प्रपोज करने वाले दिन उसने उसके लिए कितने गिफ्ट्स लाए थे एंड वो दोनों एक साथ में बहुत टाइम से थे, लेकिन प्रपोज वाले दिन ही यहाँ पर नैन्सी को उसने किसी और के साथ मेकआउट करते हुए पकड़ लिया था और तभी यहाँ पर उसका दिल बहुत ज्यादा टूट गया था। तब यहाँ पर शो जान लेती है कि वो पहले की बात थी, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर इस चुड़ैल को मेरे लीन का दिल बिल्कुल तोड़ने नहीं दे सकती। वही दूसरी यहाँ पर होती है नैन्सी, जो कि एकदम प्यार से बात करना शुरू कर देती है। यहाँ पर लीनो से दूर हो जाता है, कहते कि देखो, पहले की बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। नैन्सी सोच रही होती कि इसके दिमाग पर कुछ गिरा है, जो ये सचमुच मेरी बातों को नहीं सुन रहा है। तब यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहने लग जाते कि ओह, अब हम समझ रहे, लगता है यहाँ पर लीन ने तुम्हें रॉय के साथ में देख लिया होगा, लेकिन तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो, रॉय और नैन्सी सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम जेलस के मारे ये सब कुछ कर रहे हो ना। उसमें से यहाँ पर नैन्सी के एक दोस्त बोलने लग जाते कि जाए तो नैन्सी, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लीन कुछ ज्यादा ही भाव कर रहा है, ऐसा लड़की जैसे तुम मुझसे चेस कर रहे हो। एक काम करते, तुम लीन को भूल जाओ, ऐसे भी ढेर सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर लीन तो यहाँ पर बहुत अनलकी पर्सन बन जाए। नैन्सी लीन से कहते कि देखा ना यहाँ पर लोग क्या कह रहे, सबको पता है कि कितने सारे लोग यहाँ पे मेरे पर फिदा है, लेकिन मैं मौका यहाँ पर तुम्हें देना चाह रही हूँ, तुम्हारे पास आखिरी चांस है। अगर तुम इस मौके को खो दोगे तो तुम्हें पता है ना कि तुम कितना रिग्रेट करने वाले हो और तुम सचमुच एक अनलकी पर्सन साबित हो जाओगे। लीन यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, अगर तुम कल को उठ के यहाँ पर एनिमल्स को भी भाव देने लग जाओगे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ जो हर बार तुम्हारे काम करते रहूंगा। तुम यहाँ पर तो नैन्सी और उसके फ्रेंड्स को गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि अगर वो नैन्सी के काम नहीं करेगा तो वो उनके भी काम कहाँ से करेगा। इतने में यहाँ पर वो उसे कानों में कुछ बोलने लग जाती है और अपने पॉकेट से यहाँ पर वो एक लव लेटर को बाहर निकालती है। ये कहते हैं कि लीन, तुम्हें याद है क्या है। लीन कहते कि नहीं याद है और ना ही मुझे याद करना है। तब यहाँ पर नैन्सी सभी को बताती है कि एक लव लेटर है जो कि लास्ट वीक यहाँ पर लीनो से अपने हाथों से लिख कर दिया था। तो फिर क्या आप सभी लोग इस लव लेटर को सुनना चाहेंगे। यहाँ पर लीन के फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि वो लव लेटर उससे तुम्हारे लिए कुछ इमोशंस कुछ फीलिंग के साथ लिखा हुआ है एंड तुम क्या अब इस लेटर का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल करना चाहती हो। नैन्सी कहती है कि मैंने कब कहा मैं ब्लैकमेल करना चाहती हूँ, मैं तो बस दिखाना चाहती हूँ कि लास्ट वीक तक ये लीन कितना सिंसियर था और अब तो यहाँ पे मेरी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए यहाँ पर वो इस लेटर को उसके दोस्त को पढ़ने के लिए दे देती है, जहाँ पर उसका फ्रेंड इस चीज के सख्त खिलाफ था। बट यहाँ पर लीन खुद उसे रोक देता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं भी तो देखूं कि 18 साल के लीन ने यहाँ पर कौन सा वियर्ड सा लव लेटर लिखकर यहाँ पर नैन्सी को दिया होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर शू पीछे से देख रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर उसके दोस्त चिल्ला चिल्लाकर और भी लोगों को बुलाने लग जाती है ताकि सभी के सभी इस लव लेटर में क्या लिखा हुआ है वो सुन सके। एंड यहाँ पर लव लेटर में लिखा हुआ होता है कि नैन्सी तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, मैं यहाँ पर रोज तुम्हें देखते ही पिघल जाता हूँ, मेरा रोज मन करता है कि मैं तुम्हें हक करता रहूँ और पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ स्कूल में रहूँ, क्योंकि जैसे तुम स्कूल से जाती हो हम दोनों अलग हो जाते हैं एंड फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत मिस करने लग जाता हूँ। सभी लोग यहाँ पर इस लव लेटर को सुनते ही हंसने लग जाते, खुद लीन भी, कि मैं सचमुच कितना पैथेटिक पर्सन था जो ऐसा लव लेटर मैंने लिखकर यहाँ पर नैन्सी को दिया। इतने में नैन्सी कहने लग जाती कि देखा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना ज्यादा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी जो कुछ भी हुआ मैं उन चीजों को भुला सकती हूँ, तुम जाओ और जाकर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर नॉर्मलाइज कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर लीन फिर भी मना कर रहा होता है। नैन्सी यहाँ पर सभी से कहते कि ओह, अब मैं समझ रही हूँ, इतने सारे लोग यहाँ पर साथ में खड़े हैं तो शायद इस वजह से तुम्हें थोड़ा शाय फील हो रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं दूंगी, तुम ज्यादा ओवर थिंक भी मत करना। वही दूसरा यहाँ पर फिर भी लीन मना कर देता, तो वो यहाँ कहते कि ठीक है, मैं अब यहाँ पर 3 तक काउंट डाउन करूंगी और तुम नहीं गए तब देखना हमारे तुम्हारे बीच में जो कुछ भी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे से 3 तक काउंटिंग कर रही थी ताकि एटलीस्ट 2 पर यहाँ पर वो हाँ बोल दे और चला जाए आइसक्रीम लेने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लिन जरा सा हिलता भी नहीं है। तब यहाँ पर नैन्सी को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से में आकर वो यहाँ पर उस लव लेटर को फाड़ देती है। कहती कि मैंने तुम्हें अब बहुत ज्यादा प्यार कर लिया है, लेकिन अब और नहीं। सभी लोग यहाँ पर उसके इस बिहेवियर से शॉक हो जाते, लेकिन इतने में यहाँ पर शू आ जाती है और शू के आते ही सभी लोग यहाँ पर शू को देखने लग जाते, स्पेशली बॉयज। लड़कों की नजर तो यहाँ पर शू से हट ही नहीं थी। इतने में यहाँ पर शू आकर उसके बाजू में खड़ी हो जाती है, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर देते कि आखिर शू लिन के इतना पास कैसे कर रही है। इतने में यहाँ पर वो नैन्सी से कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम जैसे लड़कियों को ही गोल्ड डिगर बुलाया जाता है। नैन्सी कहती कि तुम कौन होती हो हमारे बीच बोलने वाले। शो क्लियरली कहते थे कि देखो लिन ऐसा टाइप ऑफ पर्सन है जहाँ पर वो तुम्हें तो डिजर्व बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि तुम बहुत ही लो क्लास वाली हो। लीन यहाँ पर किसी अच्छी लड़की को डिजर्व करता है। नैन्सी कहती कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है और तुम दोनों ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर शो कहने लग जाती है कि देखो मैंने इसका यहाँ पर हाथ पकड़ा हुआ है, तब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि आखिर हमारे बीच में क्या हो रहा होगा। सभी के सभी लोग यहाँ पर शॉक रह जाते कि यहाँ पर शो और लीन क्या दोनों एक साथ एक दूसरे को डेट कर रहे। और तब यहाँ पर नैन्सी होती है जो कि बड़े गुस्से में थी, तो फिर यहाँ पर शो से कहने लगे थे कि ये देखो मैंने यहाँ पर इसका हाथ तो फ्री में पकड़ा हुआ है, इसके लिए तो मुझे यहाँ पर लीन को आइसक्रीम लेकर आने की तक जरूरत नहीं है। एंड बाद में यहाँ से वो लीन को लेकर चली जाती है, जहाँ पर नैन्सी को तो बहुत बड़ा झटका मिलता है। इतने में यहाँ पर वो लोग क्लासरूम में होते हैं जहाँ पर लीन उसे क्वेश्चन करना शुरू करता है। तो फिर यहाँ पर शो से कहने लग जाते कि ज्यादा ओवर थिंक मत करना, मुझे नहीं पसंद कि कोई लोग यहाँ पर तुम्हें बुली करे। आई मीन तुम्हें ही नहीं, अगर तुम्हारे बदले कोई और भी होता और वो लड़की उस लड़के का फायदा उठा रही होती तो फिर मैं उस लड़की या लड़की की हेल्प जरूर करती। तो फिर यहाँ पर वो हाथ की बात पूछने लग जाता है। वो कहते कि देखो हाथ पकड़ना तो बड़ी नॉर्मल चीज थी और मैं बस तुम्हें लेकर वहां से एक्सेप्ट करना चाहती थी। तब यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे हाथ को कब छोड़ोगी। एंड बाद में यहाँ पर वो फटाक से उसके हाथों को छोड़ के कहती कि माफ करना मैं भूल गई थी, और मन ही मन सोच रही होती है कि उसने यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दिया। एंड उसे यहाँ पर लीन का हाथ पकड़कर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा वार्म फील हो रहा था। वही दूसरा लीन सोच रहा होता है कि मैं ये कौन सी दुनिया में बॉर्न हो गया हूँ। तो उसे लगता है कि व्हाट इफ मैं यहाँ पर पैरेलल दुनिया में रीबर्थ हो गया हूँ, इसलिए यहाँ की शू इतनी ज्यादा अलग बिहेव कर रही है मेरे साथ। पर दूसरा यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहा होता है इसी टॉपिक को लेकर कि अचानक से यहाँ पर शू को हो क्या गया। कितने में यहाँ पर शू बीच में आ जाती है, कहते कि मैंने मेरा नाम सुना, क्या तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो। वो लोग कहते कि नहीं नहीं हम तो बस बात कर रहे थे कि तुम कितना अच्छे से पढ़ाई भी कर लेती हो, स्पोर्ट्स में भी हो। शू कहते कि सारी बातों को छोड़ो, मुझे भूख लग रही है। एंड यहाँ पर वो लीन को अपने साथ लंच के लिए बोलती है। लीन कहने लग जाते कि नहीं मेरे तो ऑलरेडी प्लान्स है, मैं तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड के साथ लंच करने के लिए जा रहा हूँ। तब सू यहाँ पर उसकी फ्रेंड की ओर देखने लग जाती है गुस्से में, कहती कि अच्छा तो तुम यहाँ पर लीन के साथ लंच करना चाहते हो। उसका फ्रेंड यहाँ पे इतना घबरा रहा होता है कि वो कैंसिल ही कर देता है, बोलता है कि नहीं नहीं मैं वो फ्रेंड नहीं हूँ, मेरे तो कुछ और ही प्लान है मेरे फ्रेंड्स के साथ में। और वो वहां से भाग जाता है, जहाँ पर लीन उसे बड़ा गाली दे रहा होता है मन ही मन। इतने में यहाँ पर शो से कहते कि मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई, मैंने तुम्हें उन दोनों लड़कियों से एस्केप किया, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ पर एक मील ट्रीट नहीं कर सकते। लीन कहते कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही दूसरे वो जा रहा होता है, वही दूसरे यहाँ पर वो उसे लेकर कैफे में चला जाता है। और यहाँ पर वो लोग बैठकर खा रहे होते, जहाँ पर लीन अपनी ओवर थिंकिंग में था शो को लेकर। शो से कहने लग जाते कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर नैन्सी के बारे में सोचो। वो कहता कि नहीं नैन्सी कोई इतनी बड़ी पर्सन नहीं है जिसके बारे में मैं यहाँ पर पूरा दिन सोचता रहूंगा। तो वो कहते कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब मुझे यहाँ पर तुम बेबी कर बुलाओ। तो फिर लीन मना कर देता है, कहते कि मैं तुम्हें क्यों बेबी कर बुलाऊंगा और तुम क्यों ऐसे फैटिश रखती हो। तब यहाँ पर वो कहने लगे थे कि ठीक है मैं तो सोच रही थी कि मैं यहाँ का सारा बिल पे कर दूंगी। और बिल का नाम सुनते यहाँ पर वो उसे बेबी करके बुलाने लगता है। तब यहाँ पर वो उसके सर पर एकदम क्यूट से बच्चों की तरह पैट करती है एंड कहती है कोई बात नहीं खाना फिनिश कर बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कभी यहाँ पर शू ऐसा बिहेव करेगी, उसे अपनी एंटायर लाइफ में नहीं पता था। इतने में यहाँ से लीन जा रहा होता है, जहाँ पर बाहर खड़े होकर वो उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी यहाँ पर नैन्सी आ जाती है। कहते कि चलो देखा मुझे पता ही, देखा तुम मुझसे जरूर यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए रहोगे। लीन कहते कि मैं और माफी किससे। वो कहता है कि ऑफकोर्स मुझसे, तभी तो तुम यहाँ पे मेरा पीछा करते करते यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हो। लीन कहने लग जाता है कि यहाँ पे मैं अपने काम से आया था। नैन्सी कहती कि पता है मुझे कि तुम यहाँ पे मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकते हो। एंड यहाँ पर नैन्सी को उसकी फ्रेंड की कही हुई बात याद आ रही थी, जहाँ पर नैन्सी को जब बड़ा गुस्सा आया था तब उसकी फ्रेंड ने उससे कहा था कि तुम खुद दिमाग लगा कर देखो
कि शू जो है वो यहाँ पर क्लास की टॉपर है और लीन तो बिल्कुल नहीं है। तो टॉपर हमेशा लूजर के साथ क्यों ही रहेगा? तो मुझे तो लगता है कि लीन ने यहाँ पर उसे पैसे दिए होंगे एक्ट करने के लिए, वरना वो लोग हमेशा कभी साथ में दिखाई भी नहीं देते। तब नैन्सी को लग रहा था कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो नैन्सी को जेलस फील करवा कर यहाँ पर अटेंशन गेन कर सके। और नैन्सी को अभी भी यही लग रहा था कि लीन यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए आया है। वही दूसरा यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लीन उसे कह रहा होता है कि देखो तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए रुका हुआ हूँ, और तुम हमेशा इतना ओवर कॉन्फिडेंट के साथ क्यों चलती हो? तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती कि देखो लीन, मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती आ रही हूँ, और अपना ये नाटक अब बंद करो। मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन कर सको और यहाँ पर मुझे जेलस फील करवा सको। रही बात जेलसी की, तो वो मैं हो चुकी हूँ। अब अगर और तुम कुछ कहोगे तो मैं सचमुच बोल रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। इतने में यहाँ पर शो बाहर आकर उन्हें देख रही होती है और बोल रही होती है कि दुनिया वालों के सामने तो नैन्सी ऐसा दिखाती है कि जैसे लीन उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन असल में तो वो उसके पीछे पड़ी हुई है। दूसरी ओर नैन्सी होती है जो कि लीन से कहती है कि नहीं, तुम अभी के अभी यहाँ पर मुझसे माफी मांगो। लीन समझ जाता है कि इतनी आसानी से यहाँ से जाएगी नहीं, तो वो चुपचाप उससे माफी मांग लेता है। बट नैन्सी यहाँ पर रुकती नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रेजेंट ला कर देना होगा, तब मैं तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट माफ कर दूंगी। लीन यहाँ पर शॉक हो जाता है, कहता है कि मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैंने माफी भी मांग ली, लेकिन तुम अब यहाँ पर मुझसे गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही हो? क्या तुम सचमुच यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आने वाला हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारा स्लेव बनकर आने के लिए? वही दूसरे यहाँ पर तो नैन्सी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो तो यहाँ पर लीन को सुनाना शुरू कर देती है। बट लीन इस बार यहाँ पर चुप नहीं रहता, वो नैन्सी को तो बोलने का मौका देता ही नहीं है। अरे सारी चीजें यहाँ पर शो देखकर बड़ी इंप्रेस हो रही थी कि चलो अच्छा है, लीन थोड़ा सा तो बदला है, लीन एटलीस्ट यहाँ पर अपने लिए स्टैंड तो ले रहा है। तो इसके बाद गुस्से में नैन्सी चली जाती है, यहाँ पर लीन भी शो को उन सभी बातों पर इग्नोर करने के लिए कहकर उसे लेकर यहाँ पर चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग वापस से क्लास में होते हैं जहाँ पर लीन बार बार शो को देखकर सोच रहा होता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स है या नॉर्मल यूनिवर्स है, लेकिन जो भी है यहाँ पर शो तो मेरे साथ बड़े प्यार से बिहेव कर रही है। दूसरे यहाँ पर श्री को तो बड़ा मजा आ रहा था कि लीन यहाँ पर पहले जैसे उसे चुप चुप के से देखे जा रहा है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर होते हैं जो कि यहाँ पर उन्हें उनके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे थे, एंड वापस से उनका टारगेट पर्सन स्टूडेंट यानी कि लीन को वो उठाने लग जाते हैं एंड उसके लास्ट टाइम के स्कोर यहाँ पर उसे पूछने लग जाते हैं जो कि लीन को याद नहीं था। तो उसमें से एक क्लास में जहाँ पर लीन के स्कोर बता रहा था, जहाँ पर उसके स्कोर सुनकर सभी के सभी लोग हंसने लग जाते। लीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से यहाँ पर वो लोग उसका मजाक बना कर रख रहे थे। प्रोफेसर यहाँ पर लीन को थोड़ी और मेहनत करने के लिए कहते हैं ताकि यहाँ पर बस क्लास में लास्ट नहीं बल्कि कम से कम थोड़ा और अच्छा मार्क्स लाकर आगे बढ़ सके। तब उसका क्लासमेट कहने लग जाते कि प्रोफेसर अगर लीन यहाँ पर मेहनत भी कर लेना तो भी लास्ट में से 10th नहीं आ सकता, और पूरी क्लास वापस से हंसने लग जाती है। बट यहाँ पर लीन सभी के सामने कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं अपना सिविल स्कोर 200 कर जाऊंगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर तो शो शॉक हो जाती है और सभी क्लासमेट्स हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इट इज पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर प्रोफेसर भी उसे डांट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सू खड़ी होकर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लीन की मदद करूंगी। तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं प्रोफेसर, शो यहाँ पर क्लास की टॉपर है, अगर वो लीन की मदद करेगी तो वो भी यहाँ पर खराब हो जाएगी। शो कहती है कोई बात नहीं, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ एंड एज द क्लास प्रेसिडेंट मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की मदद करूँ जिसे यहाँ पर स्टडीज में तकलीफ हो रही हो। तो फिर यहाँ पर प्रोफेसर उसे थैंक के बोलने लगते। सभी के सभी क्लासमेट्स हैरान थे, कितनी अच्छी है इसकी किस्मत, मॉर्निंग में यहाँ पर सोने से हक किया और अब तो यहाँ पर सू इसके साथ पढ़ेगी भी। दूसरा यहाँ पर लीन होता है जो कि सू से कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे। सू कहते कि ज्यादा सोचो मत, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ और तुम एक लूजर हो, तो फिर मेरे क्लास में कोई लास्ट में आए या फिर फेल हो जाए मुझे क्यों ही अच्छा लगेगा, मेरे लिए प्राउड मोमेंट नहीं होगा। तब यहाँ पर वही बोलने के बाद मन ही मन हंसने लग जाती है एंड लीन भी सोच होते कि हाँ सही काम, ऐसे भी यहाँ पर सू ज्यादा बदली थोड़ी ना है, पहले जैसी है लेकिन थोड़ी सी काइंड पर्सन बन चुकी है। वहीं इतने में ही क्लास डिसमिस हो जाता है जहाँ पर सू आफ्टर लंच यहाँ पर उसे लाइब्रेरी में मिलने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। पर लीन को यही कहना था कि वो खुद ब खुद पढ़ लेगा। इतने में लीन का फ्रेंड आकर यहाँ पर उसे छेड़ने लग जाता कि क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना कि सू तुम में इंटरेस्टेड है। लीन कहता है कि कुछ भी बकवास बात करना बंद करो, वो क्लास प्रेसिडेंट है एंड एज अ क्लास प्रेसिडेंट वो बस अपना फर्ज निभा रही है, ज्यादा कुछ नहीं, तो तुम ओवर थिंकिंग भी मत करो। वही दूसरा जब यहाँ से सो जा रही होती है तब यहाँ पर उसे वो क्लासमेट मिल जाता है और यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि देखो शू, तुम यहाँ पर क्लास की नहीं बल्कि पूरे स्कूल की टॉपर हो, और अगर तुम उस लीन के साथ पढ़ने बैठोगी तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब करेगा और उसे पढ़ाते पढ़ाते तुम यहाँ पर खुद तक जाओगे तो फिर अपनी पढ़ाई कब करोगी। इससे अच्छा तो ये है कि तुम लीन को भूल जाओ और तुम मेरे साथ यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए चलो। बट यहाँ पर शू उससे तो बड़े रूडली बात करती है,
उसके क्लासमेट को लग रहा था कि जब सू इतनी फ्रेंडली है तो उसके साथ भी फ्रेंडली बिहेव करेगी, लेकिन उसका कंप्लीट अपोजिट होता है। सू तो यहाँ पर उसे अच्छा खासा सुना देती है, जहाँ पे बेचारे उस क्लासमेट का पहला लव ही पूरा का पूरा टूट सा जाता है। इतने में यहाँ पर वो लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है, जहाँ पर लीन आकर उसे देखने लग जाता है और आराम से जाकर उसके बाजू में बैठ जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर बच्चों के बाजू में बैठता है, सभी के सभी लोग यहाँ पर लीन को ही देख रहे थे और लीन को डर लग रहा था कि कहीं कोई इसे सचमुच ना खा जाए। इतने में यहाँ पर उसको कह रहा था कि देखो, तुम ज़्यादा तकलीफ मत लो, मैं सचमुच यहाँ पर खुद से पढ़ाई कर दूंगा। तो वो कहते कि देखो, तुम मुझे तकलीफ कुछ नहीं दे रहे हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ और ऐसे भी मेरा भी रिविजन हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वापस से वो सेम चीज़ कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शूज़ की बात नहीं मानती। शू को लग रहा था कि मुझे भागने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पर वो उसे मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स दे देती है एंड कहते कि इसे लो, इसे सॉल्व करो, जब ये सॉल्व होगा तभी हम यहाँ पर घर जा सकते हैं। जहाँ वो पेपर सॉल्व करने लग जाता है और सो से देख रही होती है कि देखना, पेपर्स इतने डिफिकल्ट है, सॉल्व करते करते एक हफ्ता गुजर जाएगा लेकिन पेपर खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर विद इन 10 मिनट्स लीन उन पेपर्स को सॉल्व कर खत्म कर देता है, जहाँ पर सू भी खुद कंफ्यूज और शॉक्ड रह जाती है। तो फिर यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि देखो, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हें सिखाने के लिए आई हूँ, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए आई हूँ। लीन कहते कह रहे तुमने मुझे सॉल्व करने के लिए कहा तो मैंने पेपर सॉल्व कर लिया, तुम चेक कर लो। तब सू को लगता है कि अच्छा, जानबूझकर इसे सब कुछ गलत किया होगा ताकि यहाँ पर ये मेरे साथ और टाइम स्पेंड कर पाए। लेकिन जैसे वो पेपर्स चेक करती है, सारे के सारे आंसर्स यहाँ पर राइट होते हैं और एक भी आंसर यहाँ पर गलत नहीं था। तब वो उससे पूछते कि क्या तुमने पेपर्स को पहले से रीड कर लिया था और तुम्हें आंसर्स पहले से पता थे। लीन कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैंने यहाँ पर थोड़ी और मेहनत करना शुरू कर दिया है, इस वजह से मैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती है। वो क्वेश्चन तो यहाँ पर खुद वो तक सॉल्व नहीं कर पाई थी, तो उसे पक्का पता था कि लीन नहीं सॉल्व कर पाएगा, लेकिन लीन यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो वो बड़ी शॉक हो जाती है एंड सोचने लग जाती है कि अब क्या, अब तो यहाँ से उठ के चला जाएगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर इसके साथ टाइम कैसे स्पेंड कर पाऊंगी और फिर हमारी बात आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। इतने में यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है, यहाँ पर एक सेम क्वेश्चन पेपर वो उसे भी देती है। कहती है कि अगर तुम हारोगे तो फिर तुम्हें मेरे साथ लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जीत जाओगे तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोगों का ध्यान उन पर ही हो जाता है एंड उन्हें पता होता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर सू ही जीतेगी। लेकिन जैसे यहाँ पर पेपर्स चेक होते, सू नहीं बल्कि लीन यहाँ पर जीत जाता है एंड सू यहाँ पर अपनी हार मान भी लेती है। दोनों के दोनों यहाँ पर मन में बड़बाने लाने लग जाते हैं। सू को यहाँ पर लग रहा होता है कि सचमुच यहाँ पर लीन का रीबर्थ तो नहीं हुआ है, पर दूसरा यहाँ पर लीन को लग रहा होता है कि सू कहीं मेरी डायरी तो नहीं पढ़ रही, जो कि मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर लिखा करता था, और क्या पता यहाँ पर सू का भी रीबर्थ हो गया। और वो दोनों के दोनों कंफ्यूज ही रह जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर इसी बीच में जी आ जाता है, जहाँ पर जी को देख के सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर लीन को और दर्शु को बड़े अच्छे से पता होता है कि जी एक क्लास प्रेसिडेंट है, दिखने में भी हैंडसम है, पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन इसकी नीयत बड़ी खराब है और प्रीवियस लाइफ में एक लड़की को यहाँ पर उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, जिस लड़की ने यहाँ पर सुसाइड ही कर लिया था। तब यहाँ पर लोग ठान लेते कि इस लड़के को तो इस बार सबक सिखा कर रहेंगे और एक अच्छा पर्सन बना कर रहेंगे। यहाँ पर जी शू से पूछ रहा होता कि कल मैं फ्री हूँ तो क्या हम यहाँ पर कॉफी डेट पर जा सकते, लेकिन यहाँ पर लीन जो होता है उसे मना कर देता है, कहता है कि नहीं, शू फ्री नहीं है। तो फिर जी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर शू से बात कर रहा हूँ, ना कि तुमसे, तुम क्या यहाँ पर होते कौन हो उसके बीच में बोलने वाले। तो फिर लीन कहता है कि मैं उसका असिस्टेंट हूँ, मैंने कहा ना कि वो फ्री नहीं है तो फिर वो नहीं आएगी। जी बोलने लग जाते कि लगता तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, शू तुम बस एक बार मुझे ऑर्डर दो, मैं इस लड़के को यहाँ पर तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। वही इतने में यहाँ पर शू को तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि लीन यहाँ पर जेलस फील कर रहा है। फाइनली यहाँ पर उसकी फ्लर्टिंग बातें काम आ रही है। दूसरे यहाँ पर वो उससे कहने लग जाते कि देखो जी, अगर किसी को जाना चाहिए वो तुम हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कॉफी डेट पर नहीं चलना चाहती हूँ। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि आखिर लीन होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला। तो फिर यहाँ पर कुछ क्लासमेट्स होते हैं उसके, जिन्हें यहाँ पर लीन के बारे में याद आता है कि लीन तो वही लड़का है जो कि यहाँ पर नैन्सी का डॉग लेकर है और हर बार यहाँ पर वही सारे काम करता है जो कि यहाँ पर नैन्सी उसे करने के लिए बोलती है। तब यहाँ पर जी उसका और भी मजाक उड़ाने लग जाता है एंड कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, आखिर तुम्हारे पढ़ाई में एग्जाम में मार्क्स कितने आते। तब वही के क्लासमेट उसे बता रहे होते कि ये तो लास्ट नंबर पर आता है, कितनी भी कोशिश कर ले, एक बार तो ये फेल हो गया था, प्रिंसिपल ने इसे ऑफिस में तक बुलाया था। सभी लोग वापस से यहाँ पर उसके ऊपर हंसने लग जाते। बट यहाँ पर लीन सभी को कहने लग जाता है कि अगर मैं एक बार फेल हो गया फिर हर बार मेरे कम मार्क्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में मैं यहाँ पर इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर जी बेट लगाने लग जाए कि ठीक है, तुम जीते तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, और अगर मैं हारा तो फिर यहाँ पर
तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। लीन यहाँ पर हँसने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें बेट लगाना तक नहीं आता। अगर मैं जीतूँगा तो फिर जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा, और अगर तुम जीतोगे तो जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। तो फिर यहाँ पर लीन कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर तुम जीते तो फिर यहाँ पर तुम उसके असिस्टेंट बनकर रह सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीता तो लीन, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ पर शू से अलग होना होगा। एंड यहाँ पर वो लोग बेट मान लेते हैं। वही दूसरा जैसे वो लोग जाते हैं, यहाँ पर तो शू बड़ी खुश हो रही थी एंड कहती कि लगता है तुम्हें यहाँ पर जी से जेलसी हो रही है। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि ओवर थिंक मत करो, जी एक अच्छा पर्सन नहीं है, इसलिए मैं बस यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से तुमने यहाँ पर मुझे नैन्सी से प्रोटेक्ट किया है। शू कहते कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर उसे इग्नोर कर सकती हूँ। लीन कहते कि जरूरत नहीं है, एंड वहां से वो उसका पीछे छुड़ाते हुए भाग ही जाता है। वहीं दूसरे यहाँ पे वो घर पे बैठकर पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसके लिए लंच लेकर आती है, पर वो लंच करने से भी मना कर देता है। ये कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। उसकी मम्मा तो यहाँ पर उसके इस बिहेवियर से सचमुच शॉक हो जाती है, क्योंकि उनका आवारा बेटा आज पढ़ने जो लग गया है। इतने में यहाँ पर वो सुबह उठता है, जहाँ पर वो देरी से उठता है तो फटाक से भागकर वहां से वो जाने लग जाता है, और उसकी टकरार यहाँ पर मीशो से हो जाती है, जहाँ पर मीशो उसे देखते ही मीशी का फर्स्ट लव यहाँ पर वो बन जाता है। मीशी उसे रोकना चाहती थी, बट यहाँ पे उसे कहते कि सॉरी, मुझे पता है कि मेरी गलती है, तुम बाद में मुझसे कंपेंसेशन ले लेना, फिलहाल मुझे यहाँ पर बहुत देरी हो रही है। और वहां से वो तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए भाग सा जाता है। फिर बाद में यहाँ पर आके वो लोग अपना एग्जाम्स दे रहे होते हैं। एग्जाम्स के बाद यहाँ पर थोड़ा सा तो शो कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पर लीन इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बैठा हुआ है, इसे डर नहीं कि ये 200 स्कोर कर भी पाएगा या फिर नहीं। लीन कह रहा होता है कि बार बार मुझे देखना बंद करो, रही बात मेरे स्कोर्स की तो मैं यहाँ पर 200 ऐसे स्कोर कर दूंगा। वही दूसरा यहाँ पर उस क्लासमेट को देखते हैं जिससे यहाँ पर शू को अप्रोच किया था। अभी भी वो यहाँ पर इस कॉन्फिडेंस में रहता है कि देख लेना, मैं तो यहाँ पर लीन से ज्यादा स्कोर करूंगा, तब यहाँ पर शू मेरे पास अपने आप आ जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर उनके रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। तो फिर सभी के सभी लोग यहाँ पर अपने बुलेटिन बोर्ड के यहाँ पर आकर खड़े हो जाते, जहाँ पर तो नैन्सी आ चुकी थी, और यहाँ पर नैन्सी जी मिलकर उसे बुली किए जा रहे थे। नैन्सी बोलने लग जाती है लीन से कि देखो लीन, अभी भी टाइम है, तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें सचमुच यहाँ पे माफ कर दूंगी, क्योंकि आज के बाद से तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। फिर तो मैं क्या, जो लड़की लास्ट भी आती है वो तक तुम्हें यहाँ पर नहीं पूछेगी, अभी मौका है, मैं सारी चीजों को बुला भी सकती हूँ। लीन कहने लगा था कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं फेल भी हो गया तो भी मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला हूँ। इतने में यहाँ पर जी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर आ जाती है शो, जो आती यहाँ पर उसके लिए पानी का बॉटल लेकर आई हुई थी। तब यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो वही सू है जो सबको अक्सर इग्नोर किया करती है। यहाँ पर वो लीन के साथ में कितना ज्यादा क्लोज है। नैन्सी यहाँ पर सू को लेकर कुछ तो बोलने वाली थी, बट यहाँ पर सू नैन्सी से ऑलरेडी कह देती है कि देखो, अगर बोलने की हिम्मत रखती हो तो सुनने की हिम्मत भी रखना, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर हूँ। नैन्सी ऑलरेडी यहाँ पर सू से डरती है, क्योंकि सू तो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है। सू ने अगर दो लड़कों को कुछ बोल भी दिया करने का तो वो लड़के यहाँ पर सू के लिए कुछ भी कर सकते, इसलिए यहाँ पर नैन्सी अपना मुंह कुछ खोलती नहीं है। वे दूसरे में यहाँ पर देखते हैं ऊपर मीशी को, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में होती है, और उसकी फ्रेंड यही स्कूल से बिलोंग करती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसको पूछने लग जाते कि क्या तुम यहाँ पर इस लड़के को जानती हो। मीशो उसे बताते कि हाँ, मैं अभी इस लड़के से सुबह सुबह आते हुए मिली थी, मुझे नहीं लगा था कि पूरा का पूरा स्कूल यहाँ पर इस लड़के को जानता होगा। तब उसकी फ्रेंड उसे यहाँ पर सारी की सारी बैक स्टोरी बताना शुरू कर देती है। और मीशो को यहाँ पर थोड़ा सा भी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर लीन में आने लग जाता है, और वो यहाँ पर लीन को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हैबिट्स और उसके फेवरेट थिंग्स को लेकर। इतने में यहाँ पर एक स्टूडेंट होता है जो कि भागते हुए वहां पर आता है एंड कहने लग जाता है कि मैंने अभी अभी रिजल्ट देखा, थर्ड पोजीशन पे जी आया हुआ है। तब यहाँ पर सभी लोग मिलकर जी को कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं, एंड जी और नैन्सी मिलकर यहाँ पर इनको कह रहे होते कि अब तो तुम हार ही गए हो, चलो बताओ बेट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर वो लोग बेट की बात करने लग जाते। लीन कहने लग जाते कि देखो, अगर मैं हारा तो फिर तुम्हें जो बोलना है, जो करवाना है तुम करवा सकते हो, लेकिन अगर तुम हारे तो फिर तुम यहाँ पर पूरे के पूरे कपड़े स्ट्रिप कर कर पूरे प्लेग्राउंड के 10 चक्कर लगाओगे। एंड यहाँ पर तो जी बड़े ही ज्यादा कॉन्फिडेंट में उसे हाँ कह देता है। दूसरा जी यहाँ पर उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम हारे तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सू की लाइफ से जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर
वो हाँ बोल देता है क्योंकि लीन को पता होता है कि वो नहीं हार सकता। एंड इतने में यहाँ पर उनके रिजल्ट्स अनाउंस होने लग जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर बड़े धीरे धीरे रिजल्ट को स्टिक कर रहे थे। और यहाँ पर टॉप 1 पे कौन आता, सभी लोग क्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टॉप 2 का रिजल्ट नजर आ रहा था। टॉप 3 पे जी था, टॉप 2 पे शो थी। तो सभी लोग कंफ्यूज थे कि 1 पर कौन होगा। एंड 1 पर कोई और नहीं बल्कि लीन ही आता है। तो सबको यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है और सभी के सभी यहाँ पर इस पर ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लीन का क्लियर था, वो कहता है कि चीटिंग तो मैंने की नहीं है, शक है तो जा जाकर सीसीटीवी चेक कर लेना, लेकिन तुम सबको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वापस एग्जाम नहीं देने वाला हूँ। और अब बेट के अकॉर्डिंग जी को स्ट्रिप होकर पूरे के पूरे प्लेग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे। इतने में यहाँ वो लोग झगड़ रहे होते हैं कि वहाँ पर मिशी आ जाती है। मिशी को देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि मिशी भले ही दूसरे स्कूल से बिलोंग करती हो बट वो उनकी सीनियर है। मिशी यहाँ पर स्पोर्ट्स से लेकर स्कूल तक हमेशा शो की तरह टॉप 1 पर ही आती है। इतने में यहाँ पर जी कहता है कि ठीक है, सीनियर मैडम यहाँ पर है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, वरना मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। वही दूसरा यहाँ पर लीनो से बेट की याद दिला रहा होता है, तो वो ऐसा नाटक करता है कि जैसे उसे चक्कर आ रहा हो और उसके फ्रेंड्स यहाँ से उसे उठाकर ले ही चले जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मीशी को, जो कि यहाँ पर लीन के साथ में हैंडशेक करने के लाके बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर शू आकर लीन का हाथ पकड़ लेती है एंड मीशी से कहती है कि माफ करना, वो क्या है ना, लीन को लड़कियों से एलर्जी है, तो वो लड़कियों से बात तक क्या छूता तक नहीं है। एंड उसे खींचकर वहां से ले जाने लगती है, जहाँ पर मीशी अपनी दोस्त से शू और लीन के बारे में पूछ रही थी। तब यहाँ पर वो उसे सारी बैक स्टोरी बताती है। मीशी खुश हो जाती है कि चलो एटलीस्ट वो लोग डेट तो नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पर मेरे पास चांस है। वही दूसरे यहाँ पर घर पर जाकर वो अपने पेरेंट्स को अपना रिपोर्ट कार्ड बताता है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर बहुत खुश हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि कहीं उनके बेटे को बीमार ना हो गया हो, क्योंकि उनका बेटा तो बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहा था। इतने में यहाँ पर लीन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा से एक गुड बॉय बनकर रहेगा और अपने पेरेंट्स का नाम जरूर रोशन करेगा। इतने में वो सोच रहा था कि अगर इस लाइफ में भी मैं यहाँ पर उसे बताते हुए मर गया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो नोटिस करता है एक पर्सन को, और वो पर्सन यहाँ पर शो के ऊपर निगरानी रख रहा था। तब यहाँ पर उसे फ्लैशबैक का याद आता है कि कोई तो पर्सन मास्क पहनकर ट्रक चला रहा था और उसने यहाँ पर ट्रक से जानबूझकर शो को धक्का मारने की कोशिश की थी। तब वहां पर लीन भी मौजूद था। इतने में यहाँ पर लीन उसे कह देता है कि अगर आप यहीं पर ऐसे खड़े होकर सब पर स्पाई करते रहेंगे तो मैं जाकर यहाँ पर सिक्योरिटी से कंप्लेन कर दूंगा, जिस वजह से उसे वहां से भागना ही पड़ता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं वैंग को, जो कि आराम से बैठकर मजे ले रहा होता है एंड वो इन्वेस्टिगेटर वैंग को आकर यहाँ पर सू की सारी डिटेल्स दे रहा था। वैंग कहता है कि चलो अच्छी बात है, बच्ची अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, ऐसे भी आज तो कल उसे मेरे साथ शादी तो करनी ही पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पर सभी लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं एंड उनकी यहाँ पर बहुत जल्दी इंटर्नशिप चालू होने वाली थी कि इतने में यहाँ पर उनकी क्लासमेट आ जाती है मीशी के साथ में एंड सभी को कहने लग जाते हैं कि हम सभी को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर मीशी एक पार्टी अरेंज करने वाली है, जहाँ पर इसने पार्टी में सभी को बुलाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मीशी पार्टी स्पेशली लीन के लिए ऑर्गेनाइज करती है। लीन यहाँ पर उसे मना कर देता है कि उसे फैमिली के साथ बाहर जाना है। लेकिन यहाँ पर सू को अच्छे से पता होता है कि मिशी क्या करने की कोशिश कर रही है और इस चीज का फायदा यहाँ पर सू उठाना चाह रही थी। तो वो मिशी से कहते कि कोई बात नहीं, वो वहां पर आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। दूसरा यहाँ पर तो बड़े अच्छे से सच सच कर आई थी ताकि यहाँ पर वो लीन को इम्प्रेस कर सके। इतने में यहाँ पर वो बच्चे क्लब में होते हैं और मिशी आकर यहाँ पर शुरुआत से उससे बड़े क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पर सू आती है, सू यहाँ पर लीन की वो ड्रेस पहन कर आती है जहाँ पर लीन ने पहली बार सू को देखा था, तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ था और ये चीजें यहाँ पर उसने उस डायरी में पड़ी हुई थी। लीन सचमुच यहाँ पर सू को देखती रह जाता है और ये चीज मिशी से देखी नहीं जा रही थी, तो वो वहां से जा रही होती है। सू कहते कि अरे तुम अभी पार्टी छोड़कर जा रही हो। वो कहती कि नहीं, मैं बस रेस्ट रूम जा रही हूँ, मैं पार्टी की होस्ट हूँ, मैं कैसे यहाँ से इतना जल्दी जा सकती हूँ। इतने में यहाँ पर वो और इसकी फ्रेंड प्लानिंग करने लग जाती है, तो फिर मिशी यहाँ पर अंदर जाती है एंड यहाँ पर वो लीन को पूल खेलने के लिए बुलाती है। ये कहते हैं कि मुझे बड़े अच्छे से पूल खेलने के लिए आता है, तो क्या हम यहाँ पर एक साथ खेल सकते हैं। इतने में यहाँ पर शो कहने लगता है कि जरूरत नहीं है, लीन को तो आता ही नहीं है, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ मैच कर लो। जितनी बार मिशी कुछ भी बोल रही थी, हर बार यहाँ पर सो बीच में भूले जा रही थी। तो इसके बाद में उन दोनों के बीच में यहाँ पर मैच हो जाता है और हारने वाले को एंटायर ग्लास ऑफ विस्की पीनी पड़ेगी। मैच की शुरुआत में तो यहाँ पर मिशी बड़े अच्छे से खेलती है, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से यहाँ पर शो उस गेम को हार जाती है। तो फिर यहाँ पर मिशी को एक पूरा ग्लास पीना पड़ता है, लेकिन अभी भी वो हार नहीं मानती और ऐसा करते करते वो लोग कंटिन्यूस मैच करने लग जाते हैं, जहाँ पर मिशी हर बार हार ही रही थी।
और यहाँ पर सभी लोग उन दोनों को देखकर बड़े इम्प्रेस हो रहे थे कि ये दोनों लड़के का ये मैच यहाँ पर लीन के लिए कर रही है। लीन का फ्रेंड भी यहाँ पर उसे यही बोलने जा रहा था। वही दूसरी ओर मिशी और सू आपस में बाहर बात करते, जहाँ पर मिशी सू से क्लियरली कहते थे कि देखो, मेरे डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं यहाँ पर लीन को उस बिजनेस के अंदर पार्टनर बना सकती हूँ, लीन का फ्यूचर बना सकती हूँ, आखिर तुम उसके लिए क्या कर सकती हो। तब यहाँ पर सू से कहती कि मैं अपनी लाइफ यहाँ पर लीन के लिए दे सकती हूँ। और यहाँ पर वो उसे ऑलरेडी कह देती है कि चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो, वो मेरे साथ डेस्टिनाइड है, यहाँ पे वो तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। जिसके बाद में वो उसे अच्छा खासा सुनाकर वहां चली जाती है। लीन और सू बड़े आराम से कैरियोके में गाना गा रहे होते। वही दोस्त यहाँ पर मिशी बहुत रो रही थी। वही दोस्त जब वो लोग क्लब से जा रहे थे, तब यहाँ पर उसका फ्रेंड लीन को समझा रहा था कि मेरी बात मानो, वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। पर लीन को इसकी कोई भी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं होता। उसे लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द चीजें कोइंसिडेंटली हो रही है और ऐसे ही शायद यहाँ पर सू का बिहेवियर होगा, बट लोगों को लग रहा होगा कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। एंड जैसे वो जाने लग जाता है, एकदम यहाँ पर नैन्सी आ जाती है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए। शू तो यहाँ पर कहने लग जाती है कि एक जाती नहीं है कि दूसरी पहले से ही वापस आ जाती है। न जाने यहाँ पर इस लीन के पीछे इस जन्म में कितनी लड़कियां पढ़ने वाली है और कितनी लड़कियों को मुझे रास्ते से हटाना होगा। नैन्सी यहाँ पर रोते हुए अपनी फीलिंग्स से कन्फेस कर रही थी। लीन कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने क्या ड्रिंक किया और अचानक से तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ फील करती हो। नैन्सी बोलने लगती कि जब से तुम मुझे छोड़ के गए हो, तब से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। एंड ऐसे कर करके वो कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। लीन कहता है कि देखो, मुझे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैन्सी बोलते कि तो मैं इंटरेस्ट दिलवा दूंगी। लीन कहता है कि देखो, मैं डबल डेट नहीं करना चाहता, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। एंड यहाँ पर नैन्सी को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, तो लीन यहाँ पर सू का नाम ले लेता है। सू यहाँ पर सारी की सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाती है। नैन्सी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो कि सू में है, और आखिरकार यहाँ पर तुम मेरे बदले सू को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो। लेन कहने लग जाता है कि देखो, ये फैक्ट है और ये फैक्ट कोई भी नहीं बदल सकता, तो मुझे माफ कर देना। नैन्सी गुस्से में चली जाती, लेकिन सू उसे कह रही होती है कि अभी अभी तुमने जो कहा वो सच है या फिर क्या है। कहता है कि देखो प्लीज, मैं बस तुम्हारा नाम लेकर यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करना चाहता था, और बस यही एक रास्ता था, वरना वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती और मुझे कभी भी लेट को नहीं कर पाती। वही दूसरे यहाँ पर बारिश होने लग जाती है, जहाँ पर जूहू से पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो बोलता है कि 5-10 मिनट की दूरी पर। और वो लोग यहाँ पर तुरंत ही उसके घर की ओर भागने लग जाते, जहाँ पर सू को उसके घर के बारे में सब चीजें बताती। लीनो से बोलने लग जाते कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम्हें मेरे घर का हर एक को ना पता हो। वो कहते कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि तुम्हारा वॉशरूम कौन सा साइड है, तुम्हारा बेडरूम कौन सा साइड है। इतने में यहाँ पर वो उसके लिए स्लीपर्स लेकर आ जाता है, यहाँ पर कपड़े ढूंढ रहा होता है और बताता है कि मेरे पास तो सिर्फ यहाँ पर मेरे ही कपड़े हैं, मॉम के कपड़े तुम्हें यहाँ पर फिट नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पर वो उसे अपना शर्ट दे देता है, जो शर्ट में जैसे यहाँ पर वो शू को देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। शू कहते कि तुम्हारे नाक से न जाने क्यों खून बह रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे टिश्यू दे देती है। इतने में यहाँ पर लीन को छुपा रहा होता है, जो कि यहाँ पर हॉट गर्ल्स की मैगजीन्स होती है। एंड वो सारा का सारा इंसान अपने फ्रेंड पर लगा देता है, जहाँ पर उसका बेचारा फ्रेंड तो बस बैठकर गेम्स खेल रहा था और उसे तभी छींक आने लग जाती है। वो खुद सोचने पड़ जाता है कि कौन मुझे इतना ज्यादा दिल से याद कर रहा है। वहीं दूसरे यहाँ पर इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन जैसे वो लोग किस करने वाले थे, इतने में यहाँ पर लीन की मॉम आ जाती है, जो फटाक से वहां से भाग जाती है। एंड सोचने पड़ जाती है कि कम से कम इन्हें यहाँ पर दरवाजे को लॉक तो कर देना चाहिए था। लीन बाहर आकर अपनी मम्मा को एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है। उसकी मम्मा कहती कोई बात नहीं, तुम्हारी तो उम्र ही है डेटिंग करने की, तो तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो और घबरा रहे हो। लीन कहता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आंटी कहते कि देखो, मुझे उस लड़की से बिल्कुल एतराज नहीं है, वो दिखने में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो पक्का सोई होगी, जिसके बारे में तुमने हमें यहाँ पर पहले से बताया था। इतने में यहाँ पर सू आकर आंटी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर लीन की मम्मा को आंटी नहीं बल्कि मॉम कहती है। लीन शॉक हो जाता है और आंटी खुश। वो कहती है कि मैं तो आपको मॉम बुला ही सकती हूँ ना। लीन बोल रहा होता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, लेकिन अभी से मेरे घर वालों को अपने नाम से बुलाया जा रही है। आंटी बोलते क्यों नहीं, तुम मुझे मॉम जरूर बुला सकती हो। जिसके बाद भी आप वो कहते कि तुम लोग यहीं पर रहो, मैं फिलहाल के लिए जाती हूँ, वो क्या है ना, मुझे बाहर कुछ तो काम है। लीन कहने लग जाते कि मॉम आधी रात को आपको बाहर क्या काम होगा, मुझे पता है कि आप यहाँ से क्यों जा रही हो। और यहाँ पर सू हंसने ही लग जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं वैंग को, जहाँ पर उसका असिस्टेंट जाकर उसे सारी की सारी बातें बता देता है कि अब तक मैडम यहाँ पर उस घर से बाहर आई ही नहीं है। तब यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर शो की फैमिली में मेरा पोजीशन वहां से हट न जाए। इतने में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिन उठकर ब्रेकफास्ट करने लग जाता है
और सोचे पड़ जाता है कि मॉम ने आज इतना अलग सा खाना क्यों बनाया, लेकिन खाने में तो बड़ा टेस्टी है। इतने में यहाँ पर शू आकर कहते कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैंने ये सारा का सारा खाना बनाया हुआ है। शू को यहाँ पर किसी का तो कॉल आता है जो कि चिल्लाकर उसे पूछ रहा था कि तुम आखिर घर पर क्यों नहीं आई थी। और यहाँ पर शू उस कॉल को कट करके लीन के साथ यहाँ पर बाहर चली जाती है वॉक करने के लिए, जहाँ पर वो रिलेशनशिप की बात करने वाली थी कि इतने में वहाँ पर वैंग आ टपकता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। ये कहते हैं कि घर वाले यहाँ पर तुम्हें बुला रहे हैं। वो कहती कोई बात नहीं, तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर लीन को शक होने लग जाता है वैंग पर कि कहीं वैंग ही तो वो इंसान ही है जिसने यहाँ पर शू की जान लेने की कोशिश की थी। वही दूसरे यहाँ पर वो वैंग और सभी लोग तीनों मिलकर आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर शू ने बताते कि डैड मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। तो फिर वैंग को वो लोग यहाँ पर घर जाने के लिए कह देते हैं। एंड यहाँ पर शू कह देते कि अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मुझ पर यकीन करेंगे। उसके डैड कहते कि जरूर, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं यहाँ पर तुम बनी तो और किस पे भरोसा करूंगा। इतने में यहाँ पर शू ने रिपोर्ट दिखाने लग जाती है कि किस तरीके से वैंग यहाँ पर उसके शेयर्स का मिसयूज कर और पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, जिसके बारे में यहाँ पर उसके डैड को बिल्कुल नहीं पता था। तब यहाँ पर शू उनसे कहने लग जाते कि देखिए, मुझे पता है कि आप यहाँ पर मेरी शादी वैंग के साथ फिक्स कराने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐरे गहरे के इंसान के साथ शादी करूँ जिसे मैं यहाँ पर जानती भी नहीं हूँ। अंकल कहते कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती तो तुम ना बोल दो, हमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेगा। इतने में यहाँ पर उसका वो स्पाई आकर उसे सारी खबर बताने लग जाता है कि यहाँ पर शू के डैड शू की शादी आपके साथ नहीं करवाने वाले, क्योंकि शू ने यहाँ पर सामने से मना कर दिया। और जैसे यहाँ पर वैंग इस बात को सुनता है वो पागल हो जाता है। ये कहते कि इतने साल से मेहनत मैंने यहाँ पर ये दिन देखने के लिए नहीं किए थे, अगर यहाँ पर ये सीधी इंग्लिश से नहीं निकल सकती तो मुझे यहाँ पर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जाओ जाकर यहाँ पर उस शू को किडनैप कर लो। लेकिन यहाँ पर उसका इन्वेस्टर उसे बड़े अच्छे से समझा रहा होता है, तो वो उसे क्लियरली कह देता है कि मैं तुम्हें मुझे यहाँ पर सलाह देने के पैसे नहीं देता, काम करने के पैसे देता हूँ, जितना कहा है बस उतना ही करो। भदों से यहाँ पर शू जा रही होती है अपने डैड के साथ एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। इतनी बॉडीगार्ड कहता है कि सर अभी तक शायद से अंदर मीटिंग में होंगे, आप चाहे तो तब तक मैं आपके साथ वेट कर सकता हूँ। वो कहते कि नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं बाहर इंतजार कर लूंगी। और हम यहाँ पर लीन को देखते जो कि यहाँ पर उस वैंग के बारे में सोच रहा होता है। वैंग के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट भी निकली होती है उसकी फ्यूचरिस्टिक शादी को लेकर। तब यहाँ पर लिन अपना थोड़ा दिमाग लगाता है और उसे लगने लग जाता है कि शायद से वैंग यहाँ पर शू को एम कर जाए ताकि यहाँ पर शू के साथ उसकी शादी हो जाए और शादी के बाद शू का जो कुछ भी होगा वो सब कुछ यहाँ पर उसे मिल जाए। तो वो यहाँ पर शू को वार्निंग देने के लिए कॉल करता है, लेकिन इतने में यहाँ पर कॉल कट हो जाता है और सारा का सारा सामान नीचे गिर जाता है। यानी कि शू किडनैप हो चुकी थी और ये बात यहाँ पर उसके डैड तक भी पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके डैड बहुत घबरा गए होते हैं। जैसे ही लीन यहाँ पर उस जगह पर आता है वो समझ जाता है कि शू इस जगह पर तो है ही नहीं। उसके डैड को कॉल पर यहाँ पर वो किडनैपर बहुत सारे पैसे मांग रहा होता है, जो कि उसके डैड देने के लिए ऑफकोर्स रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी लीन अंदर आकर अंकल को समझाता है कि आप ध्यान से सोचिए, वो किडनैपर बस पैसे ही क्यों चाहता होगा। तो फिर वो लोग अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। वहीं में यहाँ वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पैसों के लिए तो सभी लोग एक दूसरे को किडनैप करते हैं। लेकिन यहाँ पर लीन होता है जो कि उन्हें पूछ रहा था कि क्या आपको वैंग पर जरा सा भी भरोसा है। अंकल फिर बाद में यहाँ पर बात याद करते हैं सू की वैंग को लेकर, एंड यहाँ पर उनका शक भी वैंग पर ही चला जाता है, जहाँ पर वो लोग सीसीटीवी एंड सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बोल देते हैं एंड निकल पड़ते हैं यहाँ पर उसे ढूंढते हुए। दूसरों में यहाँ पर देखते हैं शू को जो कि होश में आती है एंड वैंग को देखकर वो समझ जाती है कि वो वैंग ही होगा जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी मौत होने वाली थी, लेकिन लीन ने उसे बचा लिया था। तब यहाँ पर वैंग उसे बोलने लग जाता है कि तुम सोते हुए ही अच्छी दिखती हो, उठने के बाद तो तुम्हारा मुंह एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने लग जाता है। सू से यहाँ पर कह रही होती है कि देखो, हम चाहे तो इस मैटर को आराम से आसानी से सॉल्व भी कर सकते, तुम्हें यहाँ पर ये सारी चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैंग कहते कि नहीं डियर, मैंने सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन मैं पैसों का और प्रॉपर्टीज़ का इतना भूखा हूँ कि मैं तुम्हें सचमुच यहाँ पर मार सकता हूँ उन सभी चीज़ों के लिए। इतने में यहाँ पर अंकल को कंफर्म हो जाता है कि वैंग ने यहाँ पर उनकी बेटी को किडनैप किया हुआ है। वही दूसरा यहाँ पर लिन कह रहा था कि अंकल आप पुलिस को लेकर आइए, तब तक मैं खुद वहाँ पर जाता हूँ। पर अंकल यहाँ पर रेडी नहीं थे क्योंकि लिन की लाइफ भी यहाँ पर खतरे में आ सकती है। लिन कहता है कि फिलहाल आप मेरे नहीं बल्कि अपनी बेटी के बारे में सोचिए। एंड यहाँ पर वह सारे पैसे लेकर वैंग के पास चला जाता है, जहाँ पर वैंग अभी भी नहीं मान रहा था। लिन को पता होता है कि वैंग की वीकनेस क्या है, वो है पैसे। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, पैसे नहीं लेने तो मैं इन सभी पैसों को फेंक देता हूँ। तो वो पैसों को यहाँ पर उस बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाला था, लेकिन वैंग यहाँ पर पैसों के पास भाग जाता है, जहाँ पर लिन फटाक से
शू को छुड़ा लेता है, लेकिन शू भी यहाँ पर गन उठाकर सीधा वैंग को मार देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वैंग यहाँ पर कुछ ना कुछ कर कर उन दोनों में से किसी एक को मारने की कोशिश करेगा और यहाँ पर लीन की जान खतरे में आने वाली है। लीन यहाँ पर शू के इस बिहेवियर से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर किसी की जान कैसे ले सकती हो। तब यहाँ पर शू से समझा रही होती कि ये सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर उनका वो असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है, जो कि उसे गोली मारने वाला था, लेकिन वो लोग उसे गोली मारते हैं और दोनों की गोली साथ में चलती है। एंड लीन को बचाने के लिए सू यहाँ पर बीच में आ जाती है। लीन यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन सू यहाँ पर बहुत खुश होती है, ये कहते हुए कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी। लीन उसे बोल रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें जरूर बचा कर रहूंगा। सू कहते कि वो तो तुमने मुझे पास लाइफ में बचा लिया था, इस लाइफ में यहाँ पर मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ और अब हमारा हिसाब प्रॉपर हो चुका है। इतने में यहाँ पर हम सू को देखते जो कि अचानक से नींद में से उठती है। एंड तब यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि सब कुछ तो बस उसका एक सपना ही था, जिसमें वहाँ पर उसने लीन की जान बचाई थी, लेकिन वो वही चीज सोच रही होती कि काश ये सब कुछ एक सच होता। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी रियलिटी में आ ही जाती है, जहाँ पर वो घर के बाहर निकलती है। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड को देखकर वो बहुत ज्यादा बुरा फील करी थी, इतना कि यहाँ पर वो खुद चल नहीं पा रही थी। एंड यहाँ पर लीन का नाम लेते लेते वो रोने लग जाती है। अंकल आंटी कहते कि हमें पता है कि तुम यहाँ पर उसे कितना ज्यादा मिस कर रही हो, लेकिन हमने तुमसे एक बात छिपाई है, आज यहाँ पर वो फाइनली अब्रॉड से वापस आ रहा है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो शॉक हो जाती है एंड कहती कि लीन अब्रॉड से वापस आ चुका है। तब यहाँ पर वो लोग कहते कि हाँ, वो 1 महीने पहले ही तो गया था और उसने तुमसे कहा था कि वो 1 साल बाद आएगा, लेकिन वो तो 1 मंथ बाद ही आने वाला था। तब यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता एंड इतने में यहाँ पर लीन की एंट्री हो जाती है। तब यहाँ पर लीन आकर शो से कहता है कि मैंने पास्ट लाइफ में कहा था ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं लेट गो करूंगा। एंड तब हमें समझ आता है कि ये सब कुछ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत होती है, जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे की जान बचा ली थी और अब इनकी आगे की लाइफ का एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। और ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।